नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। पीयूष जब 3 साल का था, उसकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसके साथ एक और चीज़ भी मिली थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला। उसका तबादला देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके और बड़े वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंच गए। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नज़ारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहाँ वहां भागने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क उनके बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन यह सुनकर शिव के मुंह से निकल ही गया, जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ है उस पार्क बनाने वाले अफसर का। तभी अचानक पीयूष का पैर फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाल दिया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल सीमा पर बनाया गया था। शिव ने गाइड्स को बुलाया जंगल का राउंड मारने के लिए। गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा लाऊं, कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो खुश हो जाएगा बच्चा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने फिर पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया, पर इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क को बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्तियों से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोना की किताब का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबा कर मारा। उसके बाद अपने दोनों बेटों की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्य रात्रि रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश पूल पे सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी
और इसके साथ ही जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नज़ारा था। बाद में उसके परिवार सहित उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफना दिया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे ही दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भागा था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया है। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है, उस पर उपचार चल रहे हैं। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक एक की बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह फिर से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी बताते हैं कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है, इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है, और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा, और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गए। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा, और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेज कर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अपने अपने काम में जुड़ गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गाइड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे, और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे, वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांग ही लूं। वो बीच में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गाइड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा था, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गाइड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया नहीं किया। वो तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाजें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज़ सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो कुछ देखा उसे सब बता दिया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहाँ स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज़ से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसके बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था। उसके बाद शिव ने संग्राम को फ़ोन करके कुछ देर बात कर ली। फ़ोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन ही अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक के आया और वहाँ के पुराने पंडित जी से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास पीयूष को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गाइड्स और सिक्योरिटी श्याम भी रुका था। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा,
जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हमसे किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उससे कुछ देर के लिए उलझना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे गार्ड ने शाम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ रखा, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों से फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम जॉन डिसूजा की कब्र में ही उसे जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिसमें जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपने कब्र में से ही जिंदा होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताब का भंडार है। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें एक काले जादू से अमर होने की किताब थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। उसने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, हवा का एक तेज झोंका ठीक उसके पीछे से होकर गुजरा। वो सिहर उठी। बिना देरी किए जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटी, हवा का तेज झोंका उसके ठीक बाई तरफ से होकर गुजरा। उसने हिम्मत करके अपने बाई तरफ देखा तो हर बार की तरह इस तरह वहां कोई नहीं था। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? वो कांपते स्वर में बोली। रात के 12 बजे वो जंगल खौफ की हर सीमा को पार कर रहा था। चारों तरफ से भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थी, जो कि माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। जंगल की ठंडी हवा का एक झोंका भी किसी की उपस्थिति का एहसास करा रहा था। उसके खुद के कदमों की आवाज उसे डरा रही थी। जब कोई सामने नहीं आया तो वो आगे की तरफ बढ़ गई। उसे अपनी धड़कनें छाती पर मुक्के बरसाती हुई प्रतीत हो रही थी। वो वहां अकेली नहीं आई थी, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आई थी। उसके दोस्त एक एक करके उससे बिछड़ते चले गए और अब वो वहां पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। बिना देरी किए वो आगे बढ़ गई। उसके आगे बढ़ते ही पेड़ के पीछे से एक साया रेंगते हुए पेड़ के आगे की तरफ आ गया। वो साया पेड़ के तने पर किसी छिपकली की भांति रेंग रहा था। उसकी सुर्ख लाल आंखें अंधेरे में खूंखार ढंग से चमक रही थी। जैसे ही वो लड़की एक और पेड़ के पास से होकर गुजरी, वो साया उस पर झपट पड़ा और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। इस अप्रत्याशित हमले से वो लड़की चौंक पड़ी। उसने आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसके ठीक ऊपर एक वैम्पायर लगभग लेटा हुआ था। उसके मुंह के किनारों और दांतों से किसी इंसान का ताजा खून टपक रहा था। इससे पहले कि वो लड़की अपने बचाव में कुछ भी कर पाती, उस वैम्पायर ने अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन में गहराई तक घुसा दिया और अपना जहर उसके अंदर डालने लगा। धीरे धीरे बेहोशी उस लड़की पर हावी होने लगी। बेहोश होने से पहले आखिरी बार उसके मस्तिष्क में वे स्मृतियां तैरने लगी जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ इस खूंखार जंगल में घूमने आई थी। कुछ घंटे पहले वे पांचों अपनी गाड़ी के पास खड़े हुए थे। उनके इस छोटे से ग्रुप में 3 लड़कियां और 2 लड़के थे। छुट्टी का दिन होने की वजह से
वे अपने इलाके की सबसे मशहूर जगह एलोरा फॉरेस्ट घूमने आए थे। पुरातत्ववेत्ता होने की वजह से वो जगह उनके लिए काफ़ी मायने रखती थी। कहा जाता था कि एक समय उस फॉरेस्ट में वैम्पायर रहा करते थे। आज भी लोगों का दावा था कि उस जंगल में वैम्पायर रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोगों का भ्रम बनकर रह गया था। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए राज, अंधेरा होने को है। उनमें से तान्या नामक एक लड़की ने राज की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन तान्या, तुम कुछ ज़्यादा ही डर रही हो। रात के वक्त जंगल में घूमने का मज़ा ही अलग होता है। राज उसकी बात को मजाक में उड़ाते हुए बोला, और नहीं तो क्या, मूनलाइट डिनर की बात ही अलग होती है। शिल्पा राज से सहमत होते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम लोग चाहते हो तो थोड़ा और अंदर तक घूम कर आते हैं। शिवम धीरे से बोला। मन ही मन वो तान्या से सहमत था। उस जंगल में अनेकों खूनी वारदातें हो चुकी थी, ऊपर से वहाँ जंगली जानवरों का खौफ भी था। वे पांचों गाड़ी में बैठ गए और जंगल में गहराई की तरफ जाने लगे। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई की तरफ बढ़ते जा रहे थे, अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। उन लोगों को गाड़ी चलाते हुए 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी कोई चीज बड़ी तेजी से आकर गाड़ी के बोनट से टकरा गई। शिवम ने एकदम से गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। उसे डर था कि कहीं कोई इंसान तो गाड़ी के सामने नहीं आ गया। तुम लोग अंदर ही रहो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। यह कहकर शिवम गाड़ी से बाहर उतर गया। जब वो चलते हुए गाड़ी के सामने आया तो उसने देखा कि गाड़ी की बोनट खून से लाल पड़ चुकी थी। उसने गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में आसपास देखा तो उसे कुछ नजर नहीं आया। शायद कोई जानवर था जो रात के अंधेरे में गलती से गाड़ी के सामने आ गया था। वो फिर से गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। क्या हुआ शिवम? आस्था चिंतित स्वर में बोली। कुछ नहीं, शायद कोई जंगली जानवर था। यह कहकर शिवम गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब इसे पता नहीं क्या हुआ, वह झुंझलाते हुए बोला। गुस्से में आकर उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मार दिया। कोई बात नहीं शिवम, कुछ देर तक हम इधर उधर टहल कर आते हैं, उसके बाद गाड़ी ठीक होते ही यहाँ से चले जाएंगे। शिल्पा बिगड़ते माहौल को शांत करने की कोशिश करते हुए बोली। ठीक है, कुछ देर के लिए हम यहीं डेरा डाल लेते हैं। इतना कहकर राज गाड़ी से बाहर उतर गया और डिक्की खोलकर कुछ जरूरी सामान बाहर निकालने लगा। बाकी चारों लोग उसकी सामान निकालने में मदद करने लगे। उन पांचों ने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और एक जगह उनका ढेर लगाकर उसमें आग लगा दी। इसके बाद वे चटाई डालकर उसके चारों तरफ बैठ गए। उन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स के पैकेट बाहर निकाल लिए और मूनलाइट पार्टी मनाने लगे। ऐसे भूतिया माहौल में क्यों ना एक भूतिया स्टोरी हो जाए। राज अपनी आवाज को थोड़ा रहस्यमय बनाते हुए बोला। वाओ, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। आस्था एक्साइटेड होते हुए बोली। ठीक है, अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। यह कहकर राज ने हल्के से अपना गला खंखारा। इसके बाद उसने धीरे से बोलना शुरू किया। तकरीबन 100 साल पहले इस जंगल में वैम्पायर्स का साम्राज्य हुआ करता था। वे लोग ठीक इंसानों की तरह दिखते थे। इसी वजह से कभी किसी को उनके अस्तित्व के बारे में पता नहीं चला। उन वैम्पायर्स का किंग खुद ड्रैकुला था। वो अपनी पत्नी के साथ इसी जंगल में रहता था। कहते हैं कि उन सभी वैम्पायर्स में से एक वैम्पायर को एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया। उस इंसानी लड़की को उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। कहा जाता है कि वह इंसानी लड़की धोखेबाज निकली और उसने वैम्पायर्स के इलाके के बारे में इंसानों को बता दिया। एक दिन जब सभी वैम्पायर्स अपनी गुफा में सो रहे थे, तब इंसानों ने धोखे से उन सभी को जिंदा जलाकर मार डाला। उन्हें लगा था कि सभी वैम्पायर्स जलकर मर चुके हैं, लेकिन नहीं, ड्रैकुला उस आग से बचकर बाहर निकल गया था। उस आग में उसकी गर्भवती पत्नी भी जलकर मर गई थी। अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया था, इंसानों से बदला। जैसे ही राज ने बोलना बंद किया, चारों जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वाओ, क्या ऑसम स्टोरी थी, तानिया एक्साइटेड होते हुए बोली। क्या वाकई में ऐसा कुछ था? शिवम ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये लोगों की बनाई हुई काल्पनिक कहानी है। राज कोल्ड ड्रिंक का एक सिप लेते हुए बोला। तुम लोग बातचीत जारी रखो, तब तक मैं गाड़ी रिपेयर करके आता हूँ। यह कहकर शिवम उठ खड़ा हुआ और गाड़ी के पास चला गया। गाड़ी वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी।
गाड़ी के पास पहुंचकर उसने जैसे ही गाड़ी का बोनट खोला, उसके होश फक्ता हो गए। गाड़ी के बोनट के अंदर एक मरी हुई काली बिल्ली फंसी हुई थी। उसका आधा शरीर जला हुआ था। उस बिल्ली की लाश की वजह से ही गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई थी। उसने बिल्ली की लाश को निकालकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही वह पीछे की तरफ मुड़ा, 2 हाथों ने उसे बड़ी ही तेजी से झाड़ियों में खींच लिया। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली, जो कि कुछ ही पलों में शांत भी हो गई। उसकी चीख सुनकर बाकी के चारों लोग वहां आ गए। उन्हें शिवम कहीं नजर नहीं आया। वे उसे आवाज देकर ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा करते हैं कि हम अलग अलग दिशाओं में जाकर उसे ढूंढते हैं, जरूर वो किसी मुसीबत में है। आस्था लड़खड़ाते हुए स्वर में बोली। ठीक है। यह कहकर वे चारों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। यही उनकी सबसे बड़ी गलती भी थी। अब ड्रैकुला के लिए उनका शिकार करना काफी आसान हो गया था। शिवम, कहाँ हो तुम? यह कहते हुए आस्था आगे की तरफ बढ़ने लगी। वो लगातार शिवम को आवाज दिए जा रही थी, लेकिन उसे अब तक उसका कुछ पता ही नहीं चला। शिवम को ढूंढते ढूंढते वो कब उस जगह से बहुत दूर चली गई थी, उसे पता तक नहीं चला था। वो आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरी। उसके हाथ से टॉर्च भी छूट गई थी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस वस्तु पर पड़ी जिससे टकराकर वो गिरी थी, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो शिवम की लाश थी, जिसे किसी ने बहुत बुरी तरह से नोचा हुआ था। आस्था अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसने पीछे पलटते ही भागने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटी, उस साए से टकराकर लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। आखिर में उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, तुम? उसके इतना कहते ही सामने खड़े साए ने अपने पंजे से एक जोरदार वार किया और आस्था की गर्दन धड़ से अलग हो गई। आस्था की चीख सुनकर शिल्पा उस दिशा में भागने लगी जिस दिशा से आवाज आई थी। वो बेतहाशा भागे जा रही थी। तभी उसकी नजर उस भयंकर मंजर पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप गई थी। जंगल के उस इलाके में पीले रंग की रोशनी फैली हुई थी। वो रोशनी कुंड में जल रही आग से आ रही थी। उस कुंड के पास एक साया खड़ा हुआ था और उसके पास जमीन पर एक लड़की सिर झुकाकर बैठी हुई थी। उसे उस कुंड की रोशनी में उसे उस साये का चेहरा नजर आया। वो राज था। उसके ठीक सामने तान्या घुटनों के बल बैठी हुई थी। ये तुम क्या कर रहे हो राज? और बाकी लोग किधर हैं? वो लगभग भागते हुए उन दोनों के पास जाने लगी, लेकिन राज अपनी अमानवीय गति से कुछ ही पलों में उसके पास पहुंच गया। ये देखकर शिल्पा की आंखें विस्फारित हो गई। कौन हो तुम? तुम राज नहीं हो, वो कांपते हुए स्वर में बोली। सही कहा तुमने, मैं राज नहीं हूं, बल्कि मैं हूं ड्रैकुला द वैम्पायर, वो अट्टहास करते हुए बोला। इससे पहले कि शिल्पा कुछ और पूछ पाती, ड्रैकुला का नुकीला हाथ उसके सीने के आर पार हो गया और अचेत हो गई। शिल्पा को मौत के घाट उतारने के बाद जैसे ही वो तान्या की तरफ मुड़ा, वो अपनी जगह से गायब थी। उसे उसी जगह पर ना पाकर वो जोर से चीख उठा। तान्या जितना हो सके उतना तेज भाग रही थी। उसकी आंखों के सामने ही उस साये ने शिल्पा को मौत के घाट उतार दिया था। वो कुछ पल के लिए ठहर गई। उसकी सांसें असामान्य हो गई थी। उसे यकीन हो गया था कि अब उसका कोई भी दोस्त जिंदा नहीं बचा। वो भागते हुए वहीं पहुंच गई जहां वे लोग ठहरे हुए थे। वहां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। अब उसने तय कर लिया था कि वो वहां एक पल भी नहीं रुकेगी। जैसे ही उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, हवा का एक तेज झोंका ठीक उसके पीछे से होकर गुजरा। वो सिहर उठी। बिना देरी किए जैसे ही वो पीछे की तरफ पलटी, हवा का तेज झोंका उसके ठीक बाई तरफ से होकर गुजरा। उसने हिम्मत करके अपनी बाई तरफ देखा तो हर बार की तरह वहां कोई नहीं था। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? वो कांपते स्वर में बोली। रात के 12 बजे वो जंगल की हर सीमा को पार कर रहा था। चारों तरफ से भेड़ियों के रोने की आवाजें आ रही थी, जो कि माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। जंगल की ठंडी हवा का एक झोंका भी किसी की उपस्थिति का एहसास करा रहा था। उसके खुद के कदमों की आवाज उसे डरा रही थी। जब कोई सामने नहीं आया तो वो आगे की तरफ बढ़ गई
उसे अपनी धड़कनें छाती पर मुक्के बरसाती हुई प्रतीत हो रही थी। वो वहां अकेली नहीं आई थी, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आई थी। उसके दोस्त एक एक कर उससे बिछड़ते चले गए थे और अब वो वहां पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। बिना देरी किए वो आगे बढ़ गई। उसके आगे बढ़ते ही पेड़ के पीछे से एक साया रेंगते हुए पेड़ के आगे की तरफ आ गया। वो साया पेड़ के तने पर किसी छिपकली की भांति रेंग रहा था। उसकी सुर्ख लाल आंखें अंधेरे में खूंखार ढंग से चमक रही थी। जैसे ही वो लड़की एक और पेड़ के पास से होकर गुजरी, वो साया उस पर झपट पड़ा और उसने उसे जमीन पर गिरा दिया। इस अप्रत्याशित हमले से वो लड़की चौंक पड़ी। उसने आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा तो उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसके ठीक ऊपर एक वैम्पायर लगभग लेटा हुआ था। उसके मुंह के किनारे और दांतों से किसी इंसान का ताजा खून टपक रहा था। इससे पहले कि वो लड़की अपने बचाव में कुछ भी कर पाती, उस वैम्पायर ने अपने नुकीले दांतों को उसकी गर्दन में गहराई तक घुसा दिया और अपना जहर उसके अंदर डालने लगा। धीरे धीरे बेहोशी उस लड़की पर हावी होने लगी। उसके ठीक सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त एक पिशाच के रूप में खड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, ड्रैकुला जोर जोर से हंसने लगा। मैं किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने बड़े ही खूंखार ढंग से ये सब बात कही। इसके बाद वह वहां से ठीक उस तरह गायब हो गया मानो वो वहां कभी था ही नहीं। तो दोस्तों, पहली कहानी यहाँ खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल या हर हर महादेव कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। रात के ठीक 8:30 बजे दो लड़के एक सुनसान से बस स्टैंड पर खड़े हुए थे। उन दोनों लड़कों की उम्र तकरीबन 15-16 के आसपास थी और उन दोनों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक लड़की की आंख गहरी हरे रंग की थी, जबकि दूसरे लड़की की आंख खूनी लाल रंग की थी। वे दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े थे। उन दोनों ने जब अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखा तो पाया कि आमतौर पर जो बस स्टैंड लोगों से भरा रहता था, वहां दूर से दूर तक एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ एक अजीब सा किंतु हड्डियों में सिरहन पैदा कर देने वाला सन्नाटा फैला हुआ था। प्रकाश स्रोत के नाम पर भी वहां केवल एक स्ट्रीट लैंप मौजूद था, लेकिन उसका प्रकाश अंधेरे को मिटा देने के लिए ना काफी था। उन दोनों लड़कों में से हरी आंखों वाले लड़के के हाथ में एक बड़ा सा कैमरा था, जिससे वह रिकॉर्डिंग कर रहा था, जबकि लाल आंखों वाले लड़के के हाथ में एक पुराने जमाने की टॉर्च थी, जो कि तब तक ही जलती थी जब तक कि उसके ऊपर लगे लाल बटन को लगातार दबा कर रखा जाता था। शूटिंग के लिए ये लोकेशन बेस्ट है हैरी, बस तू कैमरे को अच्छे से पकड़ कर रख, लाल आंखों वाले लड़के ने अपने दोस्त हैरी से कहा। उसने टॉर्च को अपने चेहरे से थोड़ा नीचे की तरफ ऑन किया हुआ था, जिस वजह से वह उस अंधेरी जगह पर रहस्यमय के साथ साथ डरावना भी लग रहा था। मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है एलेक्स, अब बस तुम अपने डायलॉग बोलना शुरू करो। इतना कहकर हैरी ने कैमरे को एक खास एंगल से पकड़ लिया और इसी के साथ ही वह एलेक्स की तरफ पलट गया और उसने रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। एलेक्स ने हल्के से गला खंखारा और बोलना शुरू किया। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप लोगों की डिमांड पर हम फिर से आ चुके हैं एक न्यू हॉरर प्लेस पर। इतना कहकर एलेक्स बोलते बोलते एक तरफ हट गया, जिससे कैमरे में बस स्टैंड पूरा कैप्चर हो सके। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, ये वही जगह है जहाँ पर एक रहस्यमय नकाबपोश लड़की का आतंक फैला हुआ है। वो लड़की अब तक बहुत सारे लोगों की जान ले चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी डिमांड पर। एलेक्स के इशारा करने पर हैरी उस जगह रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच गया जहां जमीन पर एक लेटे हुए इंसान की आकृति बनी हुई थी। गौर से देखिए इस जगह को, यह वही जगह है जहां एक हफ्ता पहले एक लड़के की लाश मिली थी। पुलिस का कहना है कि यह एक सीरियल किलर का काम है, लेकिन असल में इन सब के पीछे उसी नकाब वाली लड़की का हाथ है। आज हम उस लड़की की सच्चाई जानकर ही रहेंगे और इस राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर वो लोगों को मारती क्यों है। क्या आप इस सफर पर अपने पीछे देखो एलेक्स। एलेक्स का डायलॉग पूरा होने से पहले ही
हैरी अचानक से बोल पड़ा। उसके चेहरे पर डर के भाव साफ झलक रहे थे। एलेक्स ने पीछे की तरफ पलटकर देखा तो सामने की तरफ एक लड़की खड़ी हुई थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसकी छवि धुंधली नजर आ रही थी। उस लड़की को देखते ही एलेक्स भी खुद को डरा हुआ महसूस करने लगा। उसने पीछे की तरफ गर्दन घुमाकर हैरी को चाकू निकालने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही उसने एक बार फिर से सामने की तरफ देखा तो उसके हाथ से छूटकर टॉर्च जमीन पर गिर गई। उसके ठीक सामने कुछ ही इंच की दूरी पर वही लड़की खड़ी हुई थी, जो कि कुछ सेकंड पहले बहुत दूर खड़ी नजर आ रही थी। बहुत ज्यादा डरा हुआ होने के बाद भी एलेक्स उस लड़की के हुलिये को गौर से देख रहा था। उस लड़की ने सफेद रंग का मास्क लगाया हुआ था और उसके काले बाल चोटी की शक्ल में गुथे हुए कंधे से आगे की तरफ पड़े हुए थे। उसकी कटीली आंखें छोटी और नीले रंग की थी। हे, कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़की ने उन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी आवाज में घुंघरुओं की सी छनक थी। उन दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों ही उस लड़की के अचानक से प्रकट हो जाने की वजह से डरे हुए थे। आई थिंक तुम लोग भी यहाँ उस ब्यूटी गर्ल को ढूंढने आए हो, है ना? उस लड़की ने एक बार फिर से पूछा। ओह, तो उस लड़की का नाम ब्यूटी गर्ल है? हैरी आश्चर्यचकित होते हुए बोला। हाँ, उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो लोगों को मारने से पहले उनसे एक सवाल पूछती है। अगर वे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो उन्हें अपने खंजर से मार देती है। उस लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन वो ऐसा क्यों पूछती हैं उन लोगों से? एलेक्स ने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। वही जो मैं अभी तुम दोनों से पूछने वाली हूँ। उस लड़की ने ये बात बड़ी ही मासूमियत से कही। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। वे दोनों वहां से भागना तो चाहते थे, लेकिन वे बस वहां खड़े होकर उस लड़की की बातें सुने जा रहे थे। अच्छा, क्या मैं सुंदर हूँ? उस लड़की ने हैरी की आंखों में झांकते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं। हैरी के मुंह से अचानक ही ये शब्द निकल पड़ा। उसे खुद अपने कहे इन शब्दों पर हैरानी हो रही थी। तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। वो लड़की इन शब्दों को एक धुन में गाते हुए बोली। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई कुछ भी समझ पाता, एक खंजर हैरी के सीने के आर पार हो चुका था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि हैरी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। उस लड़की के खंजर निकालते ही हैरी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें वहीं थम गई। अपने दोस्त का ये हाल देखकर एलेक्स को तो जैसे सदमा सा लग गया। वो बस उस खूनी लड़की को देखे जा रहा था। अब तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे, क्या मैं सुंदर हूँ? इतना कहकर वह एलेक्स की तरफ बढ़ने लगी। एलेक्स कुछ कदम पीछे की तरफ हटा और जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागकर उस लड़की से दूर जाने की कोशिश करने लगा। भागते भागते वो एक संकरी गली में जाकर मुड़ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब वो गली के आखिरी छोर पर पहुंचा तो पाया कि वो लड़की पहले से ही वहां मौजूद थी और उसी की तलाश कर रही थी। इससे पहले कि उस लड़की की नजर उसके ऊपर पड़ती, वो पास ही रखे बड़े से लकड़ी के बॉक्स के पीछे जाकर छिप गया। उस लड़की के हाथ में अब भी वो खंजर मौजूद था जिससे उसने हैरी को मारा था। उससे अब भी खून टपक रहा था। उस लड़की के वहां से जाते ही एलेक्स लकड़ी के बॉक्स के पीछे से बाहर निकल आया। उसके ठीक सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर उसकी कार खड़ी हुई थी, जिसमें बैठकर वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। उसने सबसे पहले अपने चारों तरफ देखकर ये सुनिश्चित किया कि कहीं वो लड़की आसपास तो नहीं है। पूरी तरह से निश्चित हो जाने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक अंधेरे में उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसकी नजर जमीन पर रखे दो पैरों पर पड़ी। उसने नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वो लड़की उसके ठीक सामने खड़ी हुई थी। मेरे सवाल का जवाब दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इतना कहकर वो लड़की खी खी करके हंसने लगी। डरा सहमा सा एलेक्स बस उस लड़की को देखता रह गया। वो धीरे से उठा, खड़ा हुआ। डर की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उस लड़की ने अपना सवाल फिर से दोहराया, क्या मैं सुंदर हूँ? एलेक्स ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया, क्योंकि नहीं में जवाब देने पर हैरी का जो हाल हुआ था उसे वो अच्छे से याद था। उसके हाँ कहते ही उस लड़की ने अपने चेहरे पर से मास्क उतार दिया। उसका चेहरा देखकर एलेक्स का डर और भी ज्यादा बढ़ गया।
दरअसल उस लड़की के चेहरे पर होठों के दोनों तरफ से कानों तक एक गहरा चीरा लगा हुआ था, जिस वजह से वह बेहद खूबसूरत होते हुए भी डरावनी लग रही थी। क्या अभी भी मैं सुंदर हूँ? उस लड़की ने पूछा तो एलेक्स ने डरते हुए हाँ में जवाब दे दिया। अगर मैं सुंदर हूँ तो तुम्हें भी मेरे जैसा दिखना चाहिए। इतना कहकर उस लड़की ने अपने हाथ में पकड़े खंजर से एलेक्स के चेहरे को ठीक उसी तरह से चीर दिया जिस तरह से उसका चेहरा चीरा हुआ था। गेम ओवर। एलेक्स ने गुस्से में आकर गेम कंट्रोल को दीवार पर दे मारा। इससे बुरा गेम नहीं मिला था तुम्हें खेलने को, वो हैरी की तरफ देखते हुए बोला। मुझे लगा कि ये एक रियलिस्टिक गेम है तो तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन तुमसे तो ये खेला ही नहीं गया। हैरी हंसते हुए बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ये गेम। अब देखना, मैं प्ले स्टोर पर जाकर इसकी रेटिंग गिरा कर आऊँगा। एलेक्स मुंह फुलाकर वहाँ से चला गया। उसके पीछे पीछे हैरी भी कमरे से बाहर चला गया। इस बात से अनजान की खिड़की से बाहर खड़े होकर ब्यूटी गर्ल उन्हें ही देख रही थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। सुबह सुबह गांव के पीछे छोटी पहाड़ी पर बने इक्के दुक्के किंतु उपजाऊ खेत की जांच परख करने कुछ किसान पहुंचे तो सहसा ही वे ठिठक गए। सामने लहूलुहान एक नवयुवक अधमरे स्थिति में औंधे मुंह पड़ा हुआ था। घबराए किसान भागकर नवयुवक के पास जाते हैं। जैसे ही वे नवयुवक को पलटते हैं, उनमें से एक किसान जो उस नवयुवक से परिचित था, उसने नवयुवक का परिचय देते हुए उसके मनोज नाम की पुष्टि की। बताया कि इसके घर तो रोना पीटना मचा हुआ है, क्योंकि कल से ही ये लापता था। गांव के करीब वाले जंगल में तेंदू के पत्ते झुआने गया था। सब तो आ गए, किंतु इसका कहीं पता न चला। लेकिन बड़े अचरज की बात तो ये है कि उस जंगल से ये यहाँ तक आया कैसे, वो भी सुरक्षित। किसानों के लिए ये बड़ा सवाल था, जिसका उत्तर नवयुवक के होश में आने पर ही मिल सकता था। ये कहानी आज से तकरीबन 30 वर्ष पूर्व की है। चित्रकूट जिले के छोटे से गांव में रहने वाले मनोज की है। उस दिन का घटनाक्रम कुछ ऐसा था कि मनोज के घर की माली हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी, जिसके चलते वह दिन में सुदूर विद्यालय अध्ययन करता और संध्या बेला जो भी घंटे 2 घंटे का समय मिलता तो अन्य जनों के साथ जंगल जाकर तेंदू के पत्तों को इकट्ठा करता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है और फिर दूसरे दिन विद्यालय जाते समय बीच में पड़ने वाले बाजार में उचित दाम पर खुद ही बेच आया करता। प्रतिदिन की भांति आज भी मनोज सबके साथ पत्ते इकट्ठे करने गया। सांझ ढल चुकी थी। सबने अपने गट्ठर बांधे और घर के लिए निकलने लगे। मनोज को भी आवाज लगाई, लेकिन उसने बोला, आता हूँ, 2-4 बंडल भर की पत्तियां और समेट लूँ, फिर आ जाऊंगा, तब तक तुम सब चलो। यह कहकर पत्तियां इकट्ठा करने लगा। सांझ रात्रि में तब्दील हो गई और रात्रि गहराने लगी। इत्तेफाक से चांदनी रात्रि होने के कारण अपने कार्य में मस्त मनोज को इस बात का आभास भी ना हुआ। साथ ही वह गांव से करीब वाले जंगल से निकलकर दूर दूसरे जंगल तक आ गया था। जब उसे इसका एहसास हुआ तब तक वह रास्ता भटक चुका था। इस जंगल में तो शायद अब तक गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं आया था। उसे याद आया कि बाबा बताया करते थे, छोटी पहाड़ी के पीछे वाला जो जंगल है, उसके थोड़ा और आगे जाने पर घने और भयानक जंगलों का विस्तार है, जहां बाबा अक्सर अपने साथियों के साथ शिकार के लिए जाया करते थे। लेकिन अब तो शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध लग चुका है, फिर तो यहाँ कोई भी नहीं आता होगा। इसी उधेड़ बुन में और अंदाजा लगाते हुए वह काफी दूर चलता रहा, लेकिन कोई भी और या छोर उसे नजर नहीं आया। उसकी थकान और पैरों के दर्द ये बता रहे थे कि वो काफी देर से चलता रहा है। अंततः थक कर वह एक घने पेड़ के नीचे गट्ठर रखकर बैठ गया। चढ़ते चांद से अंदाजा लगाया जा सकता था कि आधी रात बीत चुकी है। अब तो उसे भूख प्यास भी सताने लगी। तभी पेड़ की पत्तियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। मनोज को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके पास वहां से भागने का भी तो विकल्प नहीं था।
साथ ही भारी पत्तियों का गट्ठर, उस पर दम निकाल देने वाली थकान, पेड़ों से आती फड़फड़ाहट की गति में वृद्धि होती गई। साथ ही पेड़ की डालियां भी जोर से हिलने लगी। मनोज की घिघी बंद गई। डर से उसने गट्ठर के नीचे खुद को छुपा लिया। धड़ाम, उसे अपने सामने कोई भारी वस्तु गिरती प्रतीत हुई। हिम्मत जुटाकर देखने का प्रयास किया तो सामने मोर था। राहत की सांस लेते हुए मनोज पुनः गट्ठर के ऊपर आराम से बैठ जाता है। लेकिन मुसीबत ने अभी साथ कहाँ छोड़ा था। खतरनाक जंगली जानवरों की आवाज उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वह उसी पेड़ की डाली पर जा बैठा। उसकी ये योजना सफल रही, क्योंकि जंगली सुअर का एक बड़ा झुंड उधर से गुजरा। मनोज उन्हें देखते ही अपनी सांसें रोक कर बैठ गया। उस झुंड के रास्ते में जो भी वस्तु आती, उन्होंने सभी को तहस नहस कर दिया। उस झुंड ने उसके गट्ठर की भी हालत बिगाड़ दी थी। जिस चादर से मनोज ने गट्ठर तैयार किया था, उसके चिथड़े चिथड़े उड़ गए थे और सारे तेंदुओं की पत्तियां इधर उधर बिखर चुकी थी। मनोज को ये सब देख एक राहत थी कि कम से कम वो खुद तो सुरक्षित है, अन्यथा गट्ठर वाली दशा उसकी भी हो जाती। अब उसने पेड़ पर खुद को सुरक्षित समझ निश्चित होकर डाली पर टेक लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने घबराहट में पलटकर देखा तो आसपास कोई नहीं था। फिर भी उसकी धड़कन बढ़ गई थी। कुछ ही समय बीता होगा कि उसे पुनः वही एहसास हुआ। फिर से पलटकर देखा तो कोई नहीं था। एक हल्की सी फुसफुसाहट ऊपर की डाली से आ रही थी। मनोज ने जब ऊपर देखा तो उसके पसीने छूट गए। एक विशालकाय सांप ने पूरी डाली को लपेट रखा था, जिसकी पूंछ उसके कंधे को स्पर्श कर रही थी। जब तक वो सांप कुछ अनिष्ट करता, मनोज उसी अवस्था में धीरे से नीचे उतरता है। मनोज अब बुरी तरह सहम गया था। पाँव दबाकर चल रहा था। फिर भी सूखी हुई पत्तियां चरमर की आवाज करती, जो अपने आप में ही बड़ी डरावनी थी। जंगल का हर स्थान, हर पेड़ पौधों पर इस समय किसी न किसी जीव का निवास बन चुका था। मनोज चलता ही जा रहा था। जंगल इतना घना हो चुका था कि चंद्रमा का प्रकाश भी वहां पहुंचने में असमर्थ था। अंधेरे में लंबे बड़े पेड़ किसी दैत्य के समान लग रहे थे। पेड़ों पर चमकते जुगनू और रीवा झिंगुर की बेसुरी चीचिहाट अलग ही खौफ बना रहे थे। ऊपर से जंगली जानवरों का भय भी था। मनोज की वहां से सुरक्षित निकलने की उम्मीद टूटने लगी। तभी उसे दूर पेड़ की मुंडेर पर, जो आसमान को स्पर्श करती प्रतीत हो रही थी, वहां एक मध्यम सी दूधिया रोशनी नजर आई, जो बताती है कि वो जुगनू तो नहीं था। वो जुगनू से 100 गुना बड़ा था। मनोज वहीं का वहीं ठिठक गया। वो गोलाकार रोशनी पेड़ से एक बार नीचे उतरती, फिर ऊपर चढ़ जाती। मनोज बहुत देर से इस क्रम को देखता रहा। अब धीरे धीरे वो रोशनी एक आकृति का रूप लेती और पुनः वो गोल आकार बनकर चमकने लगती। इसी बीच उसे जंगली भेड़िए की तीखी आवाज सुनाई दी, जो तकरीबन संख्या में दर्जन भर रहे होंगे। वो आवाज बड़ी तीव्रता से सरसराहट के साथ मनोज के करीब आ रही थी। मनोज को सामने का भी कोई मार्ग स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। खूब अंधेरा और सामने घने वृक्षों के मध्य निकलना मुश्किल था। तभी वो दूधिया रोशनी तीव्रता से मनोज के निकट आने लगती है, जो कभी बड़ी होकर अजीब सी आकृति बन जाती, तो कभी गोल चमकीले पिंड की भांति जमीन पर लुढ़कने लगती। एक तरफ से रोशनी की रफ्तार, तो दूसरी तरफ उसी रफ्तार से आते भेड़ियों का समूह। बीच में मनोज ठिठका हुआ पसीने में नहाया अपने इष्ट का सुमिरन करने लगा। मनोज का दिमाग बंद हो चुका था। सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। उसने तो खुद ही अपनी अंतिम सांसों की गिनती करनी शुरू कर दी। तभी वो रोशनी मनोज के और करीब आई, जिसमें से अब पायल की मधुर धुन और खिलखिलाहट की आवाज आने लगी। अचानक उस रोशनी ने एक स्त्री की आकृति ले ली। उसके बिखरे बाल और सिर्फ चमकीले दांत ही स्पष्ट हो रहे थे। उसका यह रूप क्षणिक ही था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वो आकृति मनोज पर चिपटने ही वाली है। उससे पहले ही मनोज ने देखा कि घुर्राती हुई आवाज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। चारों तरफ अधिक संख्या में सिर्फ एक साथ कई आंखें चमक रही हैं, जो निश्चित रूप से उन घुर्राते भेड़ियों की थी, जिन्होंने मनोज को अवसर दिए बिना
ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। मनोज के मुख से जोर की चीख निकल गई और अंतिम बार हकलाते हुए अपने आराध्या का नाम पुकारने का प्रयास किया। भेड़ियों के पंजे किसी नुकीले प्रस्तर की भांति उसको लहूलुहान कर ही रहे थे कि उस प्रकाश पुंज ने मनोज का हाथ थाम लिया और तड़ित भांति क्या घने पेड़ पौधे, क्या कटीली झाड़ियां सबको पलक झपकते पार करते किसी स्वप्न लोक का आभास कराने लगी। इतने घने जंगल की जिसमें इंसान के खड़े होने की भी जगह ना थी, सबको हवा की तरह स्पर्श करते हुए मनोज मीलों की दूरी तय कर चुका था। अब कुछ ही दूरी पर मनोज के बाबा की बताई हुई छोटी पहाड़ी भी नजर आने लगी। छोटी पहाड़ी तो कहने भर की थी, जबकि जंगल मुहाने की पहाड़ी का बाग बेडौल टूटे फूटे ढलाऊ पत्थर के साथ कटीली घनी झाड़ियां युक्त थी, जो आवागमन के लिए पूर्णतः दुर्गम थी। इन्हीं सब कारणों से इस जंगल की तरफ लोगों का आना संभव नहीं था। मनोज ने इस रास्ते को भी बड़ी सरलता से पार कर लिया और पहाड़ी के ऊपर समतल जमीन पर आकर रुक गया। सबसे आश्चर्य की बात तो ये थी कि पहाड़ों पर उस समय हरी भरी चने की खेती थी, लेकिन क्या मजाल कि उसके पैरों से एक भी फसल नष्ट होती। तभी वो प्रकाश पुंज मनोज को तीव्रता से जमीन पर पटक देती है। मनोज डर से कहरा उठता है। उसकी नजरें धुंधली हो चली थी। सामने खड़ा प्रकाश पुंज धुंधला नजर आ रहा था, जो अब डरावना रूप ले चुका था, जिसे देखकर बड़े से बड़े सूरमा की भी हेकड़ी निकल जाती। फिर भी मनोज ने हकलाते हुए इतना भर पूछने की हिम्मत कर ही डाली कि आखिर आप हो कौन? प्रकाश पुंज अठास करते हुए बोले, मैं हूं जंगल की कांति। दोबारा इधर आने की हिम्मत मत करना, अन्यथा बाहर नहीं निकल पाओगे मूर्ख। चारों तरफ जोर की हंसी गूंजी और तभी प्रकाश पुंज धुएं के साथ गायब हो गए। साथ ही मनोज भी मूर्छित हो गया। किसानों ने अपने गमछे को गीला करके मनोज के मुख को आहिस्ते से पोंछा तो मनोज की मूर्छा टूटने लगी, किंतु पीड़ा इतनी अधिक थी कि बोलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी जीवन बचे या नहीं, यही सोचकर सारी घटना गांव वालों को कह सुनाया, सचेत करते हुए मानवों को मर्यादा में रहने की हिदायत देता हुआ पुनः मूर्छित हो गया। जब गांव वालों ने मनोज के मुख से ये घटना सुनी तो सभी किसान जंगल की तरफ मुड़कर श्रद्धा से नतमस्तक हुए और मनोज को सहारा देते हुए गांव की तरफ चल पड़े। दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। माधव और खुशी की हाल ही में शादी हुई है। दोनों एक ही संस्थान में काम करते थे और काम के सिलसिले में हुई एक मीटिंग में दोनों की मुलाकात हुई, जो दोस्ती से शुरू हुई और बाद में जीवन के सफ़र में हम सफ़र बन जाने तक मुकम्मल हुई। खुशी के माता पिता माधव को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर कोर्ट में शादी कर ली। अब दोनों का एक ही सपना है, खुद का घर। खुशी परियों की कहानियां सुनकर बड़ी हुई, इसलिए आज भी उसकी दुनिया, उसके सपने लड़कपन की तरह ही थे। वह अक्सर माधव से अपने सपनों के घर को लेकर बात किया करती थी। ऐसे पर्दे होंगे, ऐसी बालकनी होगी, एक छोटी सी बगिया होगी। माधव कभी भी खुशी की बातों को हल्के में नहीं लेता था। उसका लक्ष्य भी यही था कि वह खुशी के सपनों का घर बनवाएगा। खुशी की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण माधव ने खुशी को नौकरी ना करने की सलाह दी, जिसे पति की आज्ञा और अपने ही हित की बात मानकर खुशी ने स्वीकार कर ली। अब खुशी घर पर ही रहती और अपने घर के सपने बुनती। किराए के घर को भी उसने करीने से सजाया हुआ था, जैसे उसका अपना घर हो। खुशी बालकनी में ही थी, पौधों को पानी दे रही थी। तभी माधव की गाड़ी की आवाज़ आई। खुशी ने मन में सोचा, अभी तो इनके आने का समय नहीं हुआ है, कोई और होगा। तभी डोरबेल बजी। खुशी ने दरवाज़ा खोला तो देखा फूलों का गुलदस्ता हाथ में लिए, होठों पर मुस्कान के साथ माधव खड़ा है। खुशी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, आज क्या खास बात है जनाब? माधव बोला, पहले अंदर तो आने दीजिए मैडम, फिर बताएंगे। अंदर आते ही माधव सोफे पर पसर कर बैठ गया और अपनी टाई को ढीला करते हुए खुशी से कहने लगा,
आज मैंने हमारे सपनों का घर खरीद लिया है। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ अपने सपनों की दुनिया देखने चलो। आज खुशी को लग रहा था मानो वो आकाश में उड़ रही हो। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। आज हर बात, हर चीज उसके दिल को छू रही थी। गाड़ियों का शोर भी उसे किसी मधुर संगीत सा लग रहा था। कुछ ही देर में खुशी अपने सपनों के महल के सामने खड़ी थी। घर वाकई वैसा था जैसा वह सोचा करती थी। माधव ने घर की चाबी खुशी के हाथ में थमाते हुए कहा, जा खुशी, जी ले अपनी जिंदगी। हंसते हुए चाबी लेकर खुशी ने घर की ओर दौड़ लगा दी। लोहे का बड़ा सा गेट खोलते ही छोटी सी बगिया दिखी। फिर बड़ा सा लकड़ी का मुखिया द्वार दिखा जिस पर ताला लगा हुआ था। खुशी ने ताला खोला और फिर भगवान गणेश का नाम लेकर मुख्य द्वार खोला। सामने गुलाब की पंखड़ियों से बना एक बड़ा सा दिल था जिसके अंदर वेलकम लिखा हुआ था। माधव खुशी के पीछे ही था और इन सारे पलों को कैमरे में कैद कर रहा था। खुशी के चेहरे पर इतनी खुशी, इतना सुकून उसने आज पहली बार देखा था। चिड़ियों सी चहचहाती खुशी पूरे घर का मुआयना कर रही थी। उसे घर बहुत पसंद आया। माधव को गले से लगाते समय उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और फिर खुशी ने धीरे से कहा, आई लव यू माधव। शुभ मुहूर्त गृह प्रवेश किया गया। गृह प्रवेश वाले दिन अचानक ही बहुत तेज हवाएं चलने लगी। बहुत मुश्किल से हवन संपन्न हुआ। खुशी के मन में कुछ संदेह हुआ जिसको माधव ने यह कहकर टाल दिया कि यह तो प्रकृति से जुड़ी बात है। माधव रोज सुबह 9 बजे ऑफिस निकल जाते और रात 8 बजे या लेट होने पर कभी कभी 9 बजे घर आते। इस बीच खुशी अकेले घर पर रहती। उसे कई बार लगता जैसे घर में कोई और भी है। इस बारे में उसने माधव से भी बात की। माधव ने उसे उसका वहम कहकर समझा दिया और कहा, तुम अपनी पसंद के काम में मन लगा लिया करो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, फिर ऐसे ही विचार आते हैं। खुशी रोज पहले माधव के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करती थी। माधव के जाने के बाद ही अपने सारे काम किया करती। आज जब वो नहा रही थी तो उसे बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ किसी महिला की थी। खुशी सहम गई। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि बाथरूम से बाहर निकल कर देख ले। फिर उसे माधव की बात याद आई और उसका डर खत्म हो गया। वो बाथरूम से बाहर आई, पूरे घर को देख लिया। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। घर बहुत सुंदर था, फिर भी खुशी को नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती। वह हर समय डरी सहमी सी रहती। अगर फोन की घंटी भी बजती तो खुशी चौंक जाती थी। घर लोन लेकर लिया गया था, इसलिए माधव भी डबल शिफ्ट में काम करने लगा। उसे अब तो कई बार घर आने में रात के 12 या 1 बज जाते। दिन तो खुशी जैसे तैसे काट लेती, पर रात का समय तो सदियों की तरह लगता। खुशी का डर रात के अंधेरे में और गहरा हो जाता। अब तो हर दिन खुशी को नई नई बातें नजर आने लगी थी। उसका शक भी अब पक्का होता जा रहा था कि घर में कोई आत्मा है। उसने माधव से भी यह बात कही, जिसे माधव ने यह कहकर हंसी में उड़ा दिया कि पढ़ी लिखी होकर ऐसी बात करती हो। एक दिन खुशी किचन में चाय बना रही थी, तभी उसे याद आया चाय पत्ती तो अभी राशन के पैकेट से निकाली ही नहीं है और राशन माधव ने कल रात को डाइनिंग टेबल पर रखा था। जैसे ही खुशी ने किचन से डाइनिंग टेबल की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे वहां काली साड़ी, खुले बाल में एक महिला बैठी दिखी जो खुशी को ही देख रही थी। खुशी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। उसके हाथ में चीनी का कप था जो उसके गिरते ही टूटकर खुशी के हाथ में लग गया। माधव ने रोज की तरह खुशी को कॉल किया और कई बार घंटी जाने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला तो माधव तुरंत घर के लिए निकला। घर आते ही देखा कि खुशी के हाथ में चोट लगी है और वह बेहोश फर्श पर पड़ी हुई है। माधव उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इसी वजह से चक्कर आ गए होंगे, पर अब आप विशेष ध्यान रखिएगा। माधव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर खुशी का चेहरा अब भी उदास था। उसे रह रहकर डाइनिंग टेबल वाली बात याद आती, जिसे वह अपना वहम समझती तो कभी सच। खुशी को अब अपनी माँ की बहुत याद आती।
उसका मन करता कि माँ से मिलकर उनको सारी बात बताऊं, पर माँ की नाराजगी का ख्याल कर वह कड़वे घुट पीकर रह जाती। उसे अपने किए पर पछतावा भी होता, पर माधव का प्यार उसे फिर से सांत्वना दे देता। खुशी का चेहरा मुरझा सा गया था। उसे देखकर यही लगता कि उसे कोई गंभीर बीमारी है। वह अब खोई खोई सी रहने लगी थी। माधव ने उसे एक कहानी की किताब दी और कहा, इसे पढ़ा करो, बहुत अच्छी है। कहानी पढ़ते पढ़ते खुशी की आंख लग गई। जब आंख खुली तो सामने एक महिला बैठी दिखी। चौंकते हुए खुशी ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आई? खुशी, मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। दरवाज़ा खुला था, इसलिए सीधे तुम्हारे पास चली आई। तुम भी मेरी तरह अकेली रहती हो, इसलिए सोचा तुम्हें कंपनी दे दूँ। वैसे भी ऐसे समय तुम्हें यूँ उदास नहीं रहना चाहिए, बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। खुशी को उनका चेहरा जाना पहचाना सा लगा, पर याद नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ देखा है। अब तो रोज माधव के जाते ही खुशी की पड़ोसन आ जाती और माधव के घर आने के थोड़ी देर पहले ही चली जाती। खुशी भी अब पहले की तरह दिखने लगी। वह खुश रहती और अब उसे घर में किसी भी तरह का कोई डर नहीं लगता, ना ही कुछ दिखाई देता, ना कुछ सुनाई देता। अब खुशी को भी समझ आ गया था कि यह मेरा वहम ही था। ऐसे ही 9 महीने बीत गए और खुशी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। खुशी ने माधव को पड़ोसन के बारे में बता दिया था। दोनों ने हॉस्पिटल में उनके आने का इंतजार किया। माधव को जरूरी काम के चलते ऑफिस जाना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही खुशी की पड़ोसन आ गई। खुशी ने उनसे कहा, मेरे हस्बैंड आपसे मिलने के लिए काफ़ी समय तक आपका इंतजार करते रहे, फिर ऑफिस चले गए। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। यह कहकर मिसेस शर्मा ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। बच्चे को देखकर वो इतनी खुश थी जैसे बच्चा उनका अपना ही हो। बहुत देर तक वो बच्चे को अपने सीने से लगाए रही। नर्स के कहने पर उन्होंने बच्चे को खुशी की गोद में दे दिया। बच्चे को लेकर उनका जो उतावलापन था वह खुशी को अजीब लगा, पर मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत सेवा की थी। उसका ख्याल बड़ी बहन की तरह रखा, इसलिए खुशी ने उनसे कुछ न कहा, न कुछ पूछा। खुशी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। हॉस्पिटल से आने के बाद भी मिसेस शर्मा ने खुशी की बहुत देखभाल की। बच्चे से उनको विशेष लगाव हो गया था। एक दिन बच्चे को खूब आशीर्वाद देकर रोने लगी। खुशी को उसका व बच्चे का कैसे ध्यान रखना है सारी बातों की हिदायत देने लगी। इस पर हंसते हुए खुशी ने कहा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अब कभी नहीं आएंगी। मिसेस शर्मा बुदबुदाते हुए बोली, हाँ, मेरी मुक्ति जो हो गई है। अगले दिन से 1 सप्ताह तक मिसेस शर्मा नहीं आई। खुशी को चिंता हुई। उसने माधव को शर्मा जी के घर भेजा। माधव जब शर्मा जी के घर पहुंचा तो दरवाजा मिसेस शर्मा ने ही खोला। माधव बोला, आप ही मिसेस शर्मा हैं? मिसेस शर्मा बोली, जी हाँ, कहिए क्या बात है? माधव ने बोला, खुशी ने आपको याद किया है, आप घर नहीं आई तो उसे आपकी फिक्र हो रही है। मिसेस शर्मा बोली, कौन खुशी? मैं तो कभी आपके घर आई ही नहीं। माधव इतना सुनकर आश्चर्य करता हुआ अपने घर लौट आया तो देखा हॉल में घर के पुराने मालिक बैठे हुए थे। माधव को देखकर उन्होंने खड़े होकर माधव की ओर हाथ बढ़ाते हुए माधव का अभिवादन किया। माधव भी हंसते हुए उनसे गले मिलकर बोला, कहिए कैसे याद आई शर्मा जी? शर्मा जी बोले, याद तो रोज ही करते हैं। आज एक काम के सिलसिले में इस शहर आया था, सोचा आपसे मिल लूं और आपके घर से मेरी अमानत लेता चलूं। माधव बोला, आपकी अमानत? शर्मा जी बोले, जी हाँ, आपकी जो डाइनिंग टेबल है इसके नीचे एक हिडन ड्रॉअर है जिसमें मेरी बीवी की तस्वीर है। सोचा आपको इस छुपे ड्रॉअर के बारे में भी बता दूं और अपनी अमानत भी ले लूं। माधव बोला, जी जरूर। इतने में ही खुशी भी हॉल में आ गई। मिस्टर शर्मा ने एक चाबी जेब से निकाली और ड्रॉअर को खोलकर उसमें से तस्वीर निकाली। खुशी के चेहरे पर तस्वीर देखकर चमक आ गई। वह चहकते हुए बोली, मिसेस शर्मा? मिस्टर शर्मा बोले, जी भाभी जी, सही पहचाना, ये मेरी धर्म पत्नी मिसेस शर्मा है। खुशी बोली, कैसी है वो? पिछले सप्ताह से उन्होंने घर आना ही छोड़ दिया, कोई नाराजगी है क्या हमसे? मिस्टर शर्मा बोले, ये आप क्या कह रही हैं? खुशी बोली, मिसेस शर्मा ने ही तो मेरी इतनी अच्छी देखभाल की थी। हैरान व उदास होकर शर्मा जी ने कहा,
मेरी धर्मपत्नी का तो स्वर्गवास हो गया। इस हादसे को हुए 2 साल हो गए। उसे बच्चे बहुत पसंद थे, बहुत प्यार करती थी वह आस पड़ोस के बच्चों से भी, लेकिन बदकिस्मती से अपने ही बच्चे को जन्म देते वक्त वह अपनी जान गंवा बैठी। इस वजह से मैंने यह घर और शहर ही छोड़ दिया था। माधव को पड़ोस की मिसेस शर्मा की बात समझ आ गई और पूरा माजरा भी, कि खुशी सही कहती थी कि इस घर में कोई आत्मा है। हवन में विधन आने की वजह भी मिसेस शर्मा थी। जैसे ही खुशी के मां बनने की खबर मिली, उसके बाद से मिसेस शर्मा खुशी के साथ रही और बच्चे के जन्म के बाद उनकी आत्मा तृप्त हुई और उन्हें मुक्ति मिल गई। खुशी को भी अब मिसेस शर्मा का चेहरा याद आ गया था। उसने उन्हें डाइनिंग टेबल के यहाँ बैठा देखा था, जिन्हें देखकर वह बेहोश हो गई थी। माधव, खुशी और मिस्टर शर्मा तीनों खुश थे, क्योंकि एक भटकती आत्मा को मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। पीयूष जब 3 साल का था, उसकी मां की अचानक मृत्यु हो गई थी। तब से उसके पिताजी शिव ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए शिव ने कभी दूसरी शादी नहीं की थी। शिव एक फॉरेस्ट ऑफिसर था। उसे सरकार से सब कुछ मिलता था, गाड़ी, बंगला, पैसा, और इसके साथ एक और चीज भी मिली थी, सरकारी ऑर्डर। साल के पहले दिन 1 जनवरी को शिव को ईमेल मिला, उसका तबादला देवगढ़ में किया गया है और उसी रात को उसे देवगढ़ के लिए रवाना होना था। शिव ने बड़ी मिन्नतें करके और बड़े वादे करके अपने बेटे पीयूष को नई जगह शिफ्ट होने के लिए मना लिया था। वह दोनों सुबह 10:30 बजे देवगढ़ पहुंच गए। देवगढ़ पहुंचने के बाद वहां का मनमोहक नजारा देखकर खुशी से चिल्लाते हुए पीयूष यहां वहां भागने लगा, क्योंकि वहां बच्चों के खेलने के लिए एक बड़ा पार्क था, जिसमें बहुत सारे झूले, फिसल पट्टी, स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ था। पीयूष को खुश देखकर शिव के नए सेक्रेटरी श्याम के मुंह से निकल गया, आपसे पहले वाले एक अफसर ने यह पार्क उनके बच्चों के लिए बनवाया था। उसकी इस बात पर बगल में खड़े दूसरे बड़े अफसर ने श्याम को चुप रहने का इशारा किया, लेकिन यह सुनकर शिव के मुंह से निकल ही गया, जिसे वह अफसर सुनना नहीं चाहता था। शिव बोला, वैसे कहाँ तबादला हुआ है उस पार्क बनाने वाले अफसर का। तभी अचानक पीयूष का पैर फिसलकर स्विमिंग पूल में गिर पड़ा और उसे बचाने के लिए शिव बिजली की रफ्तार से दौड़ा और किसी धनुष से निकले तीर की तरह पानी में कूद गया और उसने कुछ ही सेकंड में पीयूष को पानी से बाहर निकाल दिया। उस वक्त दूसरा बड़ा अफसर इस बात का शुक्र मना रहा था कि शिव ने अपने पूछे हुए सवाल का जवाब वापस नहीं मांगा। शिव ने पीयूष को बंगले में ले जाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ समय आराम करने के बाद पीयूष फिर से उछल कूद करने लगा। सेक्रेटरी ने शिव को उसकी जिम्मेदारियां समझा दी। शिव की हद में 100 एकड़ का जंगल था और उसका सरकारी बंगला उसी जंगल सीमा पर बनाया गया था। शिव ने गाइड्स को बुलाया जंगल का राउंड मारने के लिए। गाड़ी निकालने का आदेश दिया। जाते जाते उसने सोचा कि क्यों ना पीयूष को भी जंगल दिखा लाऊं, कोई खरगोश या हिरन दिख गया तो खुश हो जाएगा बच्चा। इस तरह से उसने पीयूष को भी अपने साथ ले लिया। गाड़ी में शिव ने श्याम और वहां के एक पुराने गार्ड के चेहरे पर डर पहचान लिया था। फिर शिव ने सवाल पूछ लिया जो कुछ समय पहले टल गया था। उसने फिर पूछा, श्याम, वो पुराने अफसर का तबादला कहाँ हुआ है? ये तो तुमने बताया ही नहीं, और वो बड़े साहब उस बात को टाल क्यों रहे थे? श्याम ने कुछ ठीक से पता नहीं ऐसा जवाब दिया, पर इस बात से शिव सहमत नहीं था। फिर थोड़ा दबाव डालने पर सेक्रेटरी ने सब कुछ बताना शुरू किया। उस पार्क को बनाने वाले अफसर का नाम जॉन डिसूजा था। उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफ़ी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्तियों से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोना की किताब का भंडार था जो उन्हें रात भर पढ़ता था। इसी पागलपन में उसकी मौत एक रहस्यमय और खौफनाक तरीके से हुई, जिसमें उसके परिवार को भी दर्दनाक मौत मिली। जॉन ने सबसे पहले
अपनी खुद की बच्ची को पूल में डुबा कर मारा। उसके बाद अपने दोनों बेटों की कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया और पूरे परिवार की बलि देने के बाद आखिर में खुद बंगले के सामने वाले पेड़ पर फांसी ले ली। ये सब उसने मध्य रात्रि रात के वक्त किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी, पर जॉन ने उसका भी पेट चीरकर उसकी आंतें बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश पूल पे सफेद होकर तैर रही थी। उसके नजदीक ही उसके बेटों के कटे हुए हाथ पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और इसके साथ ही जॉन की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नजारा था। बाद में उसके परिवार सहित उसे भी सरकार ने जंगल के बीचों बीच तालाब के पास दफना दिया था। शिव ने सवाल किया कि ये सब होने तक बंगले के बाकी नौकर चाकर क्या कर रहे थे। सेक्रेटरी श्याम बोला, उसने ये डरावना पागलपन योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। उस रात उसने सभी नौकरों को कुछ पैसे देकर अगली सुबह 12 बजे तक छुट्टी दे दी थी, पर सरकारी आदेश अनुसार 2 गार्ड बंगले पर रुके थे। एक को तो उसने भयंकर मौत दे ही दी थी, पर दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भागा था कि वो हमेशा के लिए पागल हो गया है। हमने उसे जंगल में से पकड़ा था। अब वो सरकारी मेंटल हॉस्पिटल में है। उस पर उपचार चल रहे हैं। वो बार बार कहता है कि वो हर अमावस्या को आएगा और एक एक की बलि ले जाएगा। उस दिन से आज तक जो भी अमावस्या की रात उस बंगले में रुकता है, वह सुबह फिर से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से हर अमावस्या की रात यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। गांव के पुराने पंडित जी बताते हैं कि जॉन की रूह यहाँ रुकने वाले के शरीर में प्रवेश करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करती है, इसलिए लोग मरते हैं। उसे हर वक्त अपने काम के लिए एक शरीर चाहिए होता है और आज भी जॉन की क्रूर आत्मा जंगलों में भटकती है। ना जाने भगवान उसे कब मुक्ति देगा। पूरी कहानी सुनाने के बाद श्याम बोला, सर कल अमावस्या है, आप भी बंगला छोड़कर गांव में रुकिएगा। शिव ने कहा, श्याम किसी को तो इस परेशानी का हल निकालना होगा। ऐसा कब तक वह शैतान मासूमों की जान लेता रहेगा, और चुनौतियों से तो मैं आज तक नहीं भागा। इतना बोलकर वह खामोश हो गए। शिव को अपनी नहीं पर पीयूष की चिंता सताने लगी थी। उसने मन ही मन तय किया कि पीयूष को कुछ दिनों के लिए उसके मामा के घर भेज देना ठीक रहेगा और खुद ही इस जॉन की आत्मा को हमेशा के लिए नरक में भेज कर ही दम लेगा। शाम होते होते गाड़ी बंगले पे पहुंची। सब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतरकर अपने अपने काम में जुट गए। उनके जंगल से आने तक नौकरों ने रात के खाने की तैयारी कर ली थी। सभी गाइड्स रात का खाना खत्म करके नाइट शिफ्ट में तैनात हो चुके थे और गांव के लोग जो खाना बनाने और साफ सफाई के लिए आते थे, वह तो दिन ढलने के बाद ही राम राम का जाप करते हुए अपने घर पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव के लोग उस बंगले में रात को रुकने से डरते थे। शिव ने रात के खाने के बाद पीयूष को सुला दिया और खुद भी लेटे लेटे सोचने लगा कि शिव के मामा संग्राम से फोन करके मदद मांग ही लूं। वो बीच में जाकर एक बेंच पर बैठा और सिगार सुलगाने लगा। तभी सन्नाटे को चीरते हुए आने वाली एक चीख ने उसे डरा दिया। वो आवाज गाइड्स की थी। शिव गेट की तरफ तेजी से भागा। वहां पहुंचने पर जो नज़ारा शिव की आंखों ने देखा था, उससे उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि मौत का तांडव शायद अमावस्या से पहले ही शुरू हो चुका था। उन दोनों गाइड्स की लाशें गेट के पास ही पड़ी थी। शिव ने वक्त जाया नहीं किया। वो तेजी से पीयूष के कमरे में पहुंचा, पर पीयूष अपने बेड पर नहीं था। शिव उसे आवाजें देते हुए सभी कमरों में देखने लगा। शिव की आवाज सुन के श्याम अपने कमरे से बाहर निकला। शिव ने बाहर जो कुछ देखा उसे सब बता दिया। फिर दोनों मिलके पीयूष को ढूंढने लगे। तभी स्विमिंग पूल के पानी में कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। दोनों घर के बाहर स्विमिंग पूल की तरफ भागे। वहां स्विमिंग पूल पर पीयूष एक आदमी के साथ पानी पर खड़ा था। श्याम कांपती आवाज से बोला, जॉन डिसूजा। वो प्रेत आत्मा शिव को देखकर हंस रही थी, मानो वो पीयूष को अपने साथ किसी और दुनिया में ले जाने आया हो। घबराहट से शिव की सांसें फूल रही थी। उसी वक्त वो जोर से चिल्लाया और उठ के अपने बेड पर बैठ गया, क्योंकि वो सिर्फ एक बुरा सपना था और पीयूष उसके बगल में अपने टेडी बियर से लिपट कर सो रहा था।
उसके बाद शिव ने संग्राम को फ़ोन करके कुछ देर बात कर ली। फ़ोन रखने से पहले संग्राम सिर्फ इतना ही बोला कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, क्योंकि दूसरे ही दिन ही अमावस्या थी। शिव पीयूष के साथ हनुमान जी के मंदिर माथा टेक के आया और वहाँ के पुराने पंडित जी से पहचान भी कर ली। शिव ने एक रात के लिए पंडित जी के पास पीयूष को रखने की मंजूरी ले ली और सुबह अपने कामों में लग गया। शाम होने के साथ ही सभी गांव के कर्मचारी डरते हुए अपने अपने घर जा चुके थे। शिव की हिम्मत देख के उसके साथ 2 गाइड्स और सिक्योरिटी श्याम भी रुका था। शिव ने उन्हें अपनी योजना बताना शुरू किया। शिव ने कहा, जॉन की रूह को अपने काम को अंजाम देने के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है। उसे हमसे किसी को मारने से पहले उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। तो हम सबको बस उससे कुछ देर के लिए उलझना है। जिसके शरीर में जॉन की आत्मा होगी उसे पकड़कर या फिर बांध कर रखना है। उसके बाद उसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। ठीक रात के 12 बजे गार्ड ने शाम का गला दबाने की कोशिश की। उसे काबू में रखने के लिए सबने उसे पकड़ रखा, पर उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने सबको दूर फेंक दिया। किसी तरह उस दूसरे वाले गार्ड और श्याम ने उसे रस्सियों से फंसाकर कुछ समय के लिए काबू कर लिया। तब तक शिव ने बंदूक की एक गोली आसमान में चलाकर किसी को सिग्नल दिया और कुछ ही मिनटों में रस्सियों में बंधा हुआ वह गार्ड ऐसी हरकतें करने लगा जैसे किसी ने उसको जला दिया हो। उस वक्त जंगल के बीचों बीच गांव के पंडितों और संग्राम जॉन डिसूजा की कब्र में ही उसे जला रहे थे और कुछ ही समय बाद वह गार्ड नॉर्मल हो गया। बाद में शिव ने सबको समझाया कि काले जादू की किताब में एक रस्म है जिसमें जॉन उस कब्र में रहते हुए भी जिंदा था। यहाँ उसकी आत्मा सिर्फ अपनी भूख मिटाने आती थी, जो कि किसी मासूम की जान लेकर मिटती थी। और उस किताब के अनुसार अगर मरने के बाद भी जॉन ने 100 इंसानों की बलि पूरी की होती तो वह अपने कब्र में से ही जिंदा होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता। इसलिए ये मायाजाल मैंने उसके लिए रचा था, ताकि वो कब्र छोड़कर यहाँ आए और वहाँ हमारे लोग उसकी लाश को कब्र में ही जला सकें। श्याम ने पूछा कि आपको ये सब कैसे पता चला? शिव ने जवाब दिया, तुमने ही बताया था कि जॉन के पास जादू टोने की किताब का भंडार है। वह भंडार मुझे रात को तहखाने में मिला। उसमें एक काले जादू से अमर होने की किताब थी। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, कमेंट में जय महाकाल या फिर हर हर महादेव कमेंट करना मत भूलिएगा।